आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है केंद्रीय बजट 2025-26। केंद्रीय बजट 2025-26 में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं वो सब इस वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है बजट क्या है। बजट एक निश्चित अवधि, आमतौर पर एक वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण होता है जो अनुमानित आय और व्यय की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद के अंदर बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। बजट शब्द की जगह वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है जो संविधान के अनुच्छेद 112 में दिया गया है। बजट का इतिहास 1860 ईस्वी में ब्रिटिश भारत में जेम्स विल्सन द्वारा पहला बजट पारित किया गया। 1924 में एक वर्ष समिति की सिफारिश पर अंग्रेजों ने रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया। 1947 ईस्वी में स्वतंत्र भारत का पहला बजट वित्त मंत्री षणमुखम सेठी द्वारा पेश किया गया। 1950 ईस्वी में गणतंत्र भारत का पहला बजट वित्त मंत्री जॉन मथाई द्वारा पारित किया गया और बजट के इतिहास में सर्वाधिक बार मोरारजी देसाई द्वारा बजट पेश किया गया। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार महिला द्वारा बजट इंदिरा गांधी ने कार्यवाहक वित्त मंत्री के रूप में पेश किया और 1973-74 के बजट को भारत का ब्लैक बजट कहा जाता है क्योंकि 1973-74 के दौरान बजट घाटा 550 करोड़ रुपए था। बजट के इतिहास में अंतरिम, पूर्वकालिक और सर्वाधिक बार महिला वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण ने बजट पारित किया है। विवेक देब बरोए समिति की सिफारिश के आधार पर वित्तीय वर्ष 2017-18 से रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था और सबसे लंबी अवधि का बजट भाषण निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2020 में दिया जो 2 घंटा 40 मिनट तक चला। बजट के 3 प्रकार हैं या 3 श्रेणियां। जब सरकारी प्राप्तियां और सरकारी व्यय समान हो तो उसे संतुलित बजट कहा जाता है। जब सरकारी प्राप्तियां सरकारी व्यय से अधिक हो तो अधिशेष बजट कहा जाता है। जब सरकारी प्राप्तियां सरकारी व्यय से कम हो तो घाटे का बजट कहा जाता है। बजट 2025-26 1 फरवरी 2025 को भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2025-26 के लिए 18वीं लोकसभा चुनाव के बाद दूसरा केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 8वीं बार बजट पेश किया है। विकसित भारत में शामिल 6 बिंदु। सबसे पहले गरीबी से मुक्ति। नेक्स्ट है 100% अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा, बेहतरीन सस्ती सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, 100% कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार और आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाएं और हमारे देश को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने वाले किसान। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आम बजट पेश करते हुए कहा कि इस बार का बजट ज्ञान पर केंद्रित है। ज्ञान का अर्थ है गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति। इस बजट में प्रस्तावित विकास उपाय 10 व्यापक क्षेत्रों में है। ज्ञान पर केंद्रित 10 सेक्टर। कृषि का विकास और उत्पादकता को गति प्रदान करना, ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन निर्माण, समावेशी प्रगति के पथ पर सबको साथ लेकर चलना, भारत में विनिर्माण बढ़ाना और मेक इन इंडिया को आगे ले जाना, एमएसएमई को सहायता, रोजगार के जरिए विकास को समर्थ बनाना, जनता अर्थव्यवस्था और इनोवेशन में निवेश करना, ऊर्जा आपूर्तियां सुनिश्चित करना, निर्यात को बढ़ावा देना, नवाचार को पोषित करना। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। केंद्र सरकार राज्य की भागीदारी से प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की शुरुआत करेगी। इस कार्यक्रम में कम उत्पादकता, कम फसल की बुआई, औसत से कम ऋण मापदंडों वाले 100 जिलों को शामिल किया जाएगा। इस कार्यक्रम से 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलने की संभावना है। दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन। सरकार तूर, उड़द, मसूर पर विशेष ध्यान के साथ दालों में आत्मनिर्भरता के लिए 6 वर्षीय अभियान का शुभारंभ करेगी। बिहार में मखाना बोर्ड। मखाना का उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार करने के लिए बिहार राज्य में मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा। कपास उत्पादकता मिशन। कपास उगाने वाले लाखों किसानों के लाभ के लिए कपास उत्पादकता मिशन की घोषणा की। सतत कृषि को बढ़ावा देने, अतिरिक्त लंबे रेशे वाले कपास का उत्पादन बढ़ाने, गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए 5 वर्ष की पहल है। श्रम संगठन क्षेत्रों के लिए उपाय। फुटकर और लेदर क्षेत्रों के लिए फोक्स प्रोडक्ट स्कीम। इसके तहत 22 लाख व्यक्तियों को रोजगार, 4 लाख करोड़ का टर्नओवर, 1.1 लाख करोड़ का निर्यात। खिलौनों के लिए विशेष उपाय।
खाद्य प्रसंस्करण के लिए सहायता, बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अधिक ऋण। संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना के अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लिए जाने वाले ऋण के लिए ऋण सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी जाएगी। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को अल्पकालिक ऋण की सुविधा प्रदान की जाएगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए उत्प्रेरक के रूप में भारतीय डाक को विशाल सार्वजनिक लॉजिस्टिक संगठन के रूप में बदला जाएगा। उद्यमियों के लिए नई योजना। 5 लाख महिला अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उद्यमियों के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी। इससे अगले 5 वर्षों के दौरान 2 करोड़ तक की सावधिक ऋण उपलब्ध होगा। उद्यमशीलता और प्रबंधकीय कौशलों के लिए ऑनलाइन क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं देश के बच्चों में जिज्ञासा और नवाचार की भावना उत्पन्न करने तथा वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएगी। सभी सरकारी माध्यमिक स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। शिक्षा हेतु एआई में उत्कृष्टता केंद्र 500 करोड़ के कुल प्रीव्यय से शिक्षा हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता संबंधी एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। शिक्षा का विस्तार अगले 5 वर्षों में 75,000 सीटों को जोड़ने के लक्ष्य की दिशा में आगामी वर्ष में मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में 10,000 अतिरिक्त सीट जोड़ी जाएगी। डे केयर कैंसर केंद्र सरकार अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्रों को स्थापित करने की सुविधा प्रदान करेगी। वर्ष 2025-26 में 200 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। पीएम स्वनिधि इस स्कीम को बैंकों से समर्थित ऋण 30,000 की सीमा के साथ यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड और क्षमता विकास सहायता के साथ नवीनीकृत किया जाएगा। अवसंरचना के लिए राज्यों की सहायता 1.5 लाख करोड़ रुपए की प्रीव्यय से पूंजी व्यय के लिए राज्यों को 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण और सुधारों के लिए प्रोत्साहन। जल जीवन मिशन 100% कवरेज प्राप्त करना। बढ़े हुए प्रीव्यय के साथ मिशन का विस्तार 2028 तक किया गया है। विद्युत क्षेत्र में सुधार वितरण सुधार के लिए प्रोत्साहन। राज्यों के भीतर ट्रांसमिशन में वृद्धि। यह सुधार करने पर राज्यों को जीएसडीपी की 5% की अतिरिक्त उधारी। परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना 2025-30 नई परियोजनाओं में 10 लाख करोड़ की पूंजी वालों के लिए शुभारंभ की गई है। सामुद्रिक विकास निधि सरकार द्वारा 49% तक योगदान के साथ दीर्घकालीन वित्त पोषण के लिए 25,000 करोड़ का संग्रह। विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन निजी क्षेत्र के साथ सक्रिय साझेदारी के लिए परमाणु ऊर्जा अधिनियम तथा परमाणुक नुकसान के लिए सिविल देयता अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। उड़ान अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों तक 4 करोड़ यात्रियों ले जाने के लिए क्षेत्रीय कनेक्टिविटी। भविष्य में बिहार की जरूरतें ग्रीनफील्ड पश्चिमी कोसी नहर ईआरएम परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता। स्वामीय निधि मिश्रित वित्त पोषण सुविधा के माध्यम से 1 लाख आवासीय इकाइयों का निर्माण कार्य तेजी से पूरा करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए। परमाणु ऊर्जा मिशन लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों के अनुसंधान और विकास के लिए 20,000 करोड़ के प्रीव्यय के साथ एक परमाणु ऊर्जा मिशन स्थापित किया जाएगा। वर्ष 2033 तक स्वदेशी रूप से विकसित कम से कम 5 SMR क्रियाशील हो जाएंगे। अनुसंधान विकास और नवाचार निजी क्षेत्र आधारित अनुसंधान विकास और नवाचार पहल के कार्यान्वयन के लिए 20,000 करोड़ का आवंटन। राष्ट्रीय भूस्थानिक मिशन बुनियादी भूस्थानिक अवसंरचना डाटा विकसित करना। पीएम गति शक्ति का उपयोग करते हुए भू अभिलेखों शहरी योजना और अवसंरचना परियोजनाओं के लिए डिजाइन आधुनिकीकरण में सुविधा। निर्यात संवर्धन मिशन वाणिज्य मंत्रालय MSME मंत्रालय वित्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाएगा। इससे निर्यात ऋण तक आसान पहुंच क्रॉस बॉर्डर फैक्टरिंग सहायता की सुविधा प्राप्त होगी और MSME के विदेशी बाजारों में गैर टैरिफ की सहायता का सामना करने में मदद मिलेगी। वित्तीय क्षेत्र में सुधार और विकास बीमा क्षेत्र के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को 76% से बढ़ाकर 100% किया जाएगा और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक SHG सदस्य और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को ऋण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क विकसित करेंगे और वर्ष 2025 में राज्यों का निवेश अनुकूलन सूचकांक शुरू किया जाएगा। क्षेत्र विशेष प्रस्ताव मेक इन इंडिया के तहत LED LCD कपड़े मोबाइल फोन लिथियम आयन बैटरी से संबंधित पूंजीगत माल में छूट दी जाएगी और हस्तशिल्प और लेदर के संबंध में भी छूट दी जाएगी। कैंसर दीर्घकालीन और दुर्लभ बीमारियों से संबंधित
36 जीवन रक्षक दवाओं को मूल सीमा शुल्क से पूर्णतः छूट दी जाएगी। राजकोषीय सुदृढ़ीकरण, संशोधित अनुमान 2024-25। उधारियों के अलावा कुल प्राप्तियों का संशोधित अनुमान 31.47 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें से निवेश कर प्राप्तियां 25.47 लाख करोड़ रुपए है। कुल व्यय का संशोधित अनुमान 47.16 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें से पूंजीगत व्यय लगभग 10.18 लाख करोड़ रुपए। राजकोषीय घाटा का संशोधित अनुमान जीडीपी का 4.8% है। वर्ष 2023-24 का राजकोषीय घाटा 5.6% रहा, जबकि वर्ष 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा 4.8% रहने का अनुमान है और वर्ष 2025-26 के लिए 4.4%। बजट अनुमान 2025-26। वर्ष 2025-26 में उधारियों के अतिरिक्त कुल प्राप्तियां 34.96 लाख करोड़, कुल व्यय 50.65 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान, निवेश कर प्राप्तियां 28.37 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4% रहने का अनुमान है और सकल बाजार उधारियां 14.82 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। नई कर व्यवस्था में 12 लाख रुपए तक की आय पर शून्य आयकर, 12 लाख तक की आय पर कोई आयकर देय नहीं होगा। वेतनभोगी करदाताओं के लिए यह सीमा 75,000 की मानक कटौती के कारण 12.75 लाख होगी। इसका मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति की सैलरी 12 लाख रुपए है और वह न्यू टैक्स रिज्यूम चुनता है तो 12 लाख तक की कमाई पर एक भी रुपए टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इनकम अगर 12,75,000 रुपए है तो भी जीरो टैक्स लगेगा, क्योंकि 12 लाख के ऊपर स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपए का लाभ मिलेगा। नई प्रस्तावित कर व्यवस्था 0 से 4 लाख रुपए शून्य कर, 4 से 8 लाख रुपए 5% कर, 8 से 12 लाख रुपए 10% कर, 12 से 16 लाख रुपए 15% कर, 16 से 20 लाख रुपए 20% कर और 20 से 24 लाख रुपए 25% कर और 24 लाख से अधिक 30% कर लगेगा। एक निश्चित आमदनी पर पहले के टैक्स व्यवस्था और वर्तमान के टैक्स व्यवस्था में कितना परिवर्तन आया है यह टेबल के माध्यम से समझते हैं। 10 लाख रुपए पर पहले 50,000 रुपए कर देना पड़ता था, वर्तमान में 0 कर। 12 लाख रुपए पर पहले 71,500 रुपए कर देना पड़ता था, वर्तमान में 0, यानी कुल फायदा 71,500। 13 लाख रुपए पहले की कर व्यवस्था के अनुसार 18,400 रुपए देने पड़ते थे, वर्तमान में 66,300, यानी 22,100 रुपए का फायदा। इस तरह आप सब इस टेबल के माध्यम से समझ सकते हैं पहले के और अब के टैक्स में कितना अंतर आया है। केंद्रीय राजस्व और व्यय। जब सरकार के पास 1 रुपया आता है तो उसमें से उधार और अन्य देयता से 24 पैसे, निगम कर से 17 पैसे, आयकर से 22 पैसे, सीमा शुल्क से 4 पैसे, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 5 पैसे, जीएसटी व अन्य कर से 18 पैसे, निगम भिन्नता प्राप्तियों से 9 पैसे, ऋण भिन्नता पूंजी प्राप्तियों से 1 पैसे। सबसे अधिक उधार व अन्य देयताएं से आता है, फिर आता है जीएसटी व अन्य कर से, फिर आयकर से, फिर निगम कर से। जब सरकार से 1 रुपया जाता है तो केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं से 8 पैसे, केंद्रीय क्षेत्रीय की योजनाओं पर 16 पैसे और ब्याज अदायगी पर 20 पैसे, रक्षा पर 8 पैसे, आर्थिक सहायता पर 6 पैसे, वित्त आयोग की अन्य अंतरण पर 8 पैसे और कर और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 22 पैसे और पेंशन पर 4 पैसे और अन्य व्यय पर 8 पैसे खर्च किया जाता है। सबसे अधिक राज्यों के हिस्से में और उसके बाद में ब्याज अदायगी में, इन दोनों पर सबसे अधिक पैसे खर्च किया जाता है। प्रमुख मदों पर व्यय। सबसे अधिक रक्षा पर 4,91,732 करोड़ रुपए। इसके बाद में ग्रामीण विकास में 2,66,817 करोड़ रुपए। तीसरे स्थान पर गृह मंत्रालय 2,33,211 करोड़ रुपए। चौथे स्थान पर कृषि और समृद्ध कार्यकलाप 1,71,437 करोड़ रुपए। पांचवें स्थान पर शिक्षा पर 1,28,650 करोड़ रुपए। इसके बाद में स्वास्थ्य पर 98,311। इसके बाद में शहरी विकास 96,777। उसके बाद में सूचना एवं प्रौद्योगिकी और दूरसंचार 95,298। इसके बाद में ऊर्जा पर 81,174। इसके बाद में वाणिज्य उद्योग पर 65,553। इसके बाद में समाज और कल्याण 60,052। इसके बाद में वैज्ञानिक विभाग पर, ये सभी जो आंकड़े वो करोड़ों में दिए गए हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 से केंद्र सरकार के एग्जाम व राज्य सरकार के एग्जाम में जिस पैटर्न के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी आधार पर क्वेश्चन करेंगे, जिससे आप सभी को पता चल सके कि बजट से किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने
बजट 2025-26 में आयकर व्यवस्था में परिवर्तन पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले 12 लाख तक की आय पर कोई आयकर देय नहीं होगा, यह कथन राइट है। वेतनभोगी करदाताओं के लिए यह सीमा 80,000 की मानक कटौती के कारण 12.80 लाख होगी, यह कथन गलत है, क्योंकि 80,000 की जगह 75,000 है। यानी वेतनभोगी करदाताओं के लिए यह सीमा 75,000 की मानक कटौती के कारण 12.75 लाख होगी। 12 से 16 लाख रुपए की आय पर 15% कर का प्रावधान है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1 व 3, इसमें 2 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रमुख मदों के व्यय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बजट 2025-26 में रक्षा क्षेत्र में 4,91,732 करोड़ रुपए व्यय के साथ प्रथम स्थान पर है, यह आंसर सही है। बजट 2025-26 में ग्रामीण क्षेत्र में 2,86,817 करोड़ रुपए के व्यय के साथ दूसरे स्थान पर है, यह भी कथन सही है। बजट 2025-26 में शिक्षा क्षेत्र में 1,28,650 करोड़ रुपए व्यय के साथ 5वें स्थान पर है, यह भी सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 112। वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में दिया गया है और भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद के अंदर बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। बजट शब्द की जगह वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है, जो संविधान के अनुच्छेद 112 में दिया गया है। नेक्स्ट है, रेल बजट को आम बजट में विलय का फैसला किस समिति की सिफारिश के आधार पर लिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विवेक देवरॉय समिति। रेल बजट को आम बजट में विलय का फैसला किस समिति की सिफारिश पर लिया गया, विवेक देवरॉय समिति। रेल बजट को आम बजट में विलय बजट 2017-18 के अंदर किया गया है। नेक्स्ट है, यदि सरकार का राजस्व व्यय उसकी राजस्व प्राप्तियों से अधिक होता है तो यह क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राजस्व घाटा। यदि सरकार का राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियों से अधिक होता है तो राजस्व घाटा कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में सरकार घाटे का बजट बनाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जब सरकारी व्यय राजस्व से अधिक हो। यानी जब सरकारी व्यय राजस्व से अधिक हो तो सरकार घाटे का बजट बनाती है। बजट के 3 प्रकार हैं या 3 श्रेणियां। जब सरकारी प्राप्तियां और सरकारी व्यय समान हो तो उसे संतुलित बजट कहा जाता है। जब सरकारी प्राप्तियां सरकारी व्यय से अधिक हो तो अधिशेष बजट कहा जाता है। जब सरकारी प्राप्तियां सरकारी व्यय से कम हो तो घाटे का बजट कहा जाता है।